नमस्कार, मेरा नाम सचिदा एस है। मैं विमेंस कॉलेज पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर हूँ हिंदी डिपार्टमेंट के। आज हमारे साथ बैठे हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रणेंद्र जी, हास्यकृत लोगों के आवाज बनकर खड़े होने वाले सशक्त हस्ताक्षर, जिन्होंने अपनी कलम से आदिवासी लोगों की आवाज को समाज के हर तबके के लोगों तक पहुंचाई है। आइए उस प्रसिद्ध साहित्यकार रणेंद्र जी से बात करेंगे। आपका पूरा नाम तो रणेंद्र कुमार या रणेंद्र, बस आपकी साहित्य रचना में तो बस रणेंद्र ही देखा है। प्रमाण पत्रों में रणेंद्र कुमार हूँ, लेकिन साहित्यिक रचनाओं में रणेंद्र ही, क्योंकि जहाँ वो कुछ उपनाम लगता है तो फिर वो जाति और ये वो कई तरह की चीजें शुरू हो जाती है। खासकर तो उत्तर भारत में तो थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव लोग हैं, तो मैंने जानबूझ के उसको हटा दिया जी। कुछ आलोचकों का मानना है कि आपके उपन्यासों में कथा वस्तु से ज्यादा शोध की गहन प्रवृत्ति दिखाई। कमियां हैं ये एक्चुअली। वो खास करके गायबता देश में जो है ना, वो लेमुरिया उमरिया इनकी चीजें जो है वो कहानी में घोल नहीं पाती है। वो कमी है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा तथ्य जो है वो कथा प्रवाह को रोकता है। और तथ्य परक तो यथार्थ तो होगा, लेकिन वो दूध में घुला हुआ मक्खन की तरह होगा। वो मक्खन ऊपर तैरते रहे तो दूध का स्वाद खराब हो जाता है। तो वो है कभी, वो मैं स्वीकार करता हूँ। और दिक्कत ये है कि मैंने किसी विषय पे लिखना हो तो बहुत सारी किताबें मंगा लेता हूँ। अब जो पढ़ा, जो मैंने नोट्स लिया 6 महीने में 8 महीने में रात भर जग के, तो लालच रहती है कि सारे नोट्स को उसमें घुसा दिया जाए। तो ये कमियां हैं और शर्मिंदा हूं मैं कि वो पाठकों को रोकती हैं मैंने फ्लो में, धारा प्रवाह होने में। तो आगे की रचनाओं में मैं ध्यान रखूंगा। गूंगी रुलाई का कोरस लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आपके पहले 2 उपन्यास तो आदिवासियों के प्रश्न से थे, लेकिन तीसरा उपन्यास मुझे लगा तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर करना या भारत पाकिस्तान विभाजन। नहीं, उसके बाद ही। और वो जो मैंने कहा कि मॉब लिंचिंग हो रही है, अलग अलग वाहनों से घेर के सड़क पर मार दिया जा रहा है, ट्रेन में अब खा रहे हैं कुछ और कहा जा रहा है कुछ, ट्रेन से ठेल दिया जा रहा है। तो बहुत छोटा सा राज्य है मेरा, वहाँ 22 घटनाएं मॉब लिंचिंग की हुई। और फिर कलबुर्गी की हत्या, गौरी लंकेश की हत्या, ऐसे हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की हत्या। तो ये सारी चीजों ने, टीएम कृष्णा के आयोजन को दिल्ली में रोक देना, तो और मन कई तरह से, और पूरा माहौल जो है वो जो प्रभात पटनायक कहते हैं कि एक आइडेंटिटी फासिस्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि हमारी पहचान ये है, इस पहचान से अलग के लोगों को हम अन्य मानेंगे, उनसे घृणा करेंगे। तो ये सही है नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास इसको बहुत खराब नजर से देखेगा। तो मैंने बताया कि मेरी बालकोनी के बाद सड़क के उस पार एक घटना घटी थी, और उस घर की वृद्ध महिला जो है जाड़े की रात में आधी रात से रोना शुरू करती थी और रुलाई आके मेरे कलेजे को। तो हमारी संस्कृति वो क्रौच बद से, एक पंछी के मारे जाने से, उसके जोड़ीदार के विलाप से उस बहेलिया का हृदय पिघला, और पहला महाकाव्य। तो ऐसी हत्याएं जो निर्दोष लोगों की हुई छोटे से राज्य में, और हत्यारों को ही माला पहनाया जा रहा मंच पे, इतना किस दुनिया में पहुंच गए हम लोग। तो लगा कि यहाँ से एक रचना आनी चाहिए। और शास्त्रीय संगीत में मुस्लिम गायकों का और राजा बादशाहों का जो योगदान रहा है उनको निकाल दिया जाए, या बड़ो बाबा अलाउद्दीन खान साहब की उपलब्धियों को, अन्नपूर्णा देवी और उनके 1200 शिष्यों को हटा दिया जाए, अमीर खुसरो साहब को हटा दिया जाए, तो फिर वो कुछ बचता नहीं है। तो ये जो धागे की बुनावट है हिंदुस्तानियत की, जो ताना बाना है, उसमें एक बाना को हटा दीजिएगा तो फिर रुई बचेगी, धागा ही टूट जाएगा। वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वहाँ ईश्वर रचना वहाँ गई।
मेरा शोध विषय तो आपका कला साहित्य है, लेकिन मैं आपकी कविता संग्रह थोड़ा सा श्रेय होना चाहता हूँ। कविता संग्रह के बारे में बताइए सर, क्योंकि मैंने पढ़े तो उसमें जामुनी रिंग ये रिंगों के बारे में आप ये है क्या कि हमारे भारतीय पुरुषों की एक ऑब्सेशन है गोरे रंग के प्रति। गोरे रिंग, ये ऑब्सेशन कब शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम। ऐश्वर्या राय के वो थे नहीं, वो ब्रिटिशर्स लोग आए और वो उनके गोरे रंग उन्होंने शासन किया, और यूरोपीय पूरा वो रेनेसां और इनलाइटमेंट के बाद जो उनके यहाँ वैज्ञानिक परिवर्तन आए, उपलब्धियां हुई, शेक्सपियर आए, लियोनार्डो दा विंची आए, माने पॉलीमैथ पैदा हुए। तो हमारा जो 1857 में चेन्नई और मुंबई और कलकत्ता की यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग थे, तो वो बड़ा अब केशव चंद्र सेन का ये मानना था कि तो आर्य नस्ल के दो धाराओं का मिलन है, वो थोड़ी गुलामी करने आए हैं, तो हम की दो धाराएं मिल रही हैं। इतना ज्यादा गोरे रंग के प्रति वो है ऑब्सेशन, यहाँ तक कि वो पार्वती जो है सांवली रंग की हैं, और वो तिब्बत के आसपास के वो आदिवासी समुदाय के हैं, शिव तो गोरे रंग के हैं, तो आदिवासी उनको पार्वती के रंग को लेकर वो व्यंग्य करते हैं, फिर वो तपस्या करती हैं, रंग बदलती हैं। तो हमारे संस्कृत के भांगमे में भी गोरे रंग के प्रति ऑब्सेशन। और फेयर एंड लवली तो कितना टन बेच दिया होगा वो बेवकूफ ना बना के। तो अच्छा, एक भी मेट्रोमोनियल में विज्ञापन नहीं देखिएगा कि कोई सांवली बहू खोज रहा हो। तो अब आदिवासियों का रंग सांवला है, और जो शेड्स होते हैं सांवले रंग के, जो सौंदर्य है सांवले रंग का, हमारे यहाँ जो कल्पना की गई है, विष्णु जो है नीले रंग के हैं, वो घनश्याम है, बादलों का जो रंग है वही कृष्ण का रंग है, और हरितिमा लिए हुए राम का जो रंग है सांवला रंग, वो हरितिमा लिए हुए। तो सांवले रंग के जितने शेड्स हो सकते हैं, गोरा तो चरका है, सफेद है, वो बिना रंग का है। हमारे यहाँ उसको जो कुष्ठ फूट होता है वो सफेद हो जाता है तो चरका बोलता है लोग, रंग के लोगों को बहुत खराब दृष्टि से देखता है लोग कि तो शेड्स जो है सौंदर्य के वो सांवले रंग के ही हो सकते हैं। तो ग्लोबल गांव के देवता में जामुनी है वो, और गायब धुता देश में बैजनी है वो। और बैजनी रंग को देखकर तो इतना पन्ना मैंने भर दिया कि नजर पांडे डांट रहे थे कि तुम उपन्यास लिख रहे थे कि तुम कविता लिख रहे थे। लेकिन मुझे स्थापित करना था कि सौंदर्य अगर कहीं है तो सांवले रंग में है, गोरे रंग में नहीं है। गोरा तो लाल मिला के सफेद है, चरका है जो कुछ फूटने के बाद तो उसको डिसोवे करना था और सांवले रंग को स्थापित करना था। इसलिए मैंने कभी जामुनी और कभी बैजनी रंग के प्रशंसा में पन्ने भरे हैं। उसमें गायब देश में तो बहुत लिखा गया है। सभी उपन्यासों की शुरुआत ही कविता से है ना सर? सभी उपन्यासों की डांट पड़ी है, लेकिन जो भी उपन्यास ले लो तो उसमें सभी अध्याय वैसा ही है सर। इसका आपका वो पैशन है कविता से? हाँ, वो तो पैशन है ही है, और मतलब की सृजनशीलता की सबसे नफीस विधा, सबसे कोमल और सबसे सूक्ष्म विधा है कविता। लेखन में आप मतलब मूर्त से अमूर्तता की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि सुगम संगीत से आप शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ते हैं, आलाप की ओर। तो कविता कुछ उस ढंग से लेखन विधा में वो आलाप है, ध्रुपद गायन है, एक अमूर्तता का बोध है। जो आप 20 पंक्तियों में या 20 पेज में कह रहे हैं, 2 और 4 पंक्तियों में कविता में कही जा सकती है बात। वो भी लंचना और व्यंजना और रूपक और बिंबों में, कि आप समझने के लिए थोड़ा सा आप भी वहां तक पहुंचिए, अपने मन और प्राण को उस पेज में ले जाइए ताकि उसको समझ सकिए। तो बहुत नफीस, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत इसलिए सबसे बहादुर सिंह ने की जो एक ही कविता याद कर लीजिए, टूटी हुई बिखरी हुई, अब उसको आप बार बार पढ़िए, उसके बिंबों को बार बार पढ़िए, तो हर बार नए तरह का सौंदर्य है। और उस पर जितनी व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं को पढ़िए। सविता सिंह की व्याख्या को पढ़ लीजिएगा, उन्होंने धज्जी उड़ा के छोड़ दिया है। उनके पुरुषवादी दृष्टि को उन्होंने रेखांकित किया है कि आपको सलोना जिसमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है स्त्रियों को। वो घर में खटती हुई, रसोई घर में बच्चा पैदा करती हुई, दूध पिलाती हुई, खेत में वो काम करती हुई स्त्रियां क्यों नहीं दिख रही हैं, आपको सलोना जिसमें क्यों दिख रहा है। तो वो अब वो जो है जीवनानंद दास की जो कविता है बनलता सेन, बनलता सेन में
समय इतने मतलब मध्यकाल से आधुनिक काल तक आ रहा है, और नायिका जो है अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। कानंदपति का ट्राम में, कलकत्ते ट्राम में एक याद, चित्रा पारिक तुम कहाँ हो। अब मतलब कविताएं जो है आपके मन में गूंजती हैं और आप अपने हिसाब से छवि को आप ग्रहण करते हैं और अलग लोक में पहुंचाती है। तो इसलिए वो ऑब्सेशन है मेरी। हालांकि डांट मैंने बहुत पढ़ा है अभी, ये घुंघरूलाई कोरस में भी कविताओं को देखकर प्रेम कुमार मानी ने पूरा लेख ही लिख दिया कि क्लीशे है ये, हर बार क्या कविता लिखते थे। तो उसके लिए भी डांट, बड़े भाई हैं, डांट सुनी है मैंने। तो अब थोड़ा सा एक दो रचनाओं में मैं उसे लिखना होगा तो अलग से कविता लिखूंगा, उपन्यास में कविता नहीं डालूंगा। लेकिन कविता तो है, उसका आकर्षण है, उसका और बिंबों का और लक्षणा और व्यंजना का अपना सौंदर्य है, सौंदर्य तो रहेगा। आखिरी प्रश्न, घुंघरूलाई कोरस तो आपका तीसरा उपन्यास है, इसके बाद आप क्या लिखने की सोचते हैं या कुछ? तो ये है मैम कि एक बहुत दिन से सोच रहा हूँ, कई वर्षों से बड़ी किताब जमा कर डर गया। अब ये अलमीरा किताब हो गया है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के एक बीच में अब्बासी खलीफाओं के वो जो शासन था अरब में, मैंने यहाँ तक हमारे पाकिस्तान जिसको कह रहे हैं बॉर्डर तक, और वहाँ हमारे यहाँ से चीन का और भारत का ज्ञान विज्ञान और यूनान के ज्ञान विज्ञान का वहाँ अनुवाद, पहले वहाँ आंदोलन चला अनुवाद का। दूसरा कि पुस्तकालय का एक आंदोलन चला कि जिनके पास जितनी बड़ी पुस्तकालय होगी घर में उनको उतना ही बड़ा पद मिलेगा। तीसरा कि पहली बार स्टेट ने लेबोरेटरीज खड़े किए, प्रयोगशालाएं सरकारी धन से, और हमारे यहाँ का जो ट्रांसलेशन हुआ विज्ञान का, जैसे आपके यहाँ लीलावती जो बीजगणित अलजेब्रा की किताब, बीजगणित की किताब है, वो गई वहाँ, और वहाँ अल-ख्वारिज्म करके एक पॉलीमैथ थे, माने गणितज्ञ थे, उन्होंने उसको दूसरे रूप में डाला और वो गया वहाँ, वही लोगरिथम के रूप में आपके मोबाइल वगैरह में लौट के आया। तो ये जो यात्रा भास्कराचार्य से, ये यात्रा आपके यहाँ शुरू होती है, वहां पहुंचती है, वहां से रुक जाती है, और आपके वो लोगरिथम के तौर पे मोबाइल में और सारे रूप में लौट के आती है। तो ये, और यूरोप के लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि एशिया का कोई योगदान है विज्ञान में। हम लोग को और पूरे एशिया को, चाहे इस्लाम जगत हो या हमारा हो, उनको मानते हैं लोग श्रद्धा और धर्म वाले लोग हैं। जबकि हम लोगों ने, भारत में रामनों का रुक गया, लेकिन वहाँ 8वीं से 12वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफा के समय विज्ञान का गजब विकास हुआ, तो उस पर बात ही नहीं होती है। दूसरी बात की होमी जहांगीर भाभा की जो हत्या हुई, उनके जहाज को ही वो क्रैश करा दिया गया हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के 3 दिन के बाद ही। और वो होमी जहांगीर भाभा के बाद अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो एशिया के 100 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी संदिग्ध मृत्यु हुई है। या तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स में काम कर रहे थे, या फिर स्पेस वाले में काम। ऐसे वैज्ञानिकों को या तो यूरोप में, अमेरिका में जाके वहां उनके लिए काम कीजिए, या फिर वो बदनाम होकर जेल जाइए, या फिर मारे जाइए। इस विषय पे कहीं कोई छुआ ही नहीं है इस विषय को। तो बहुत दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, नोट्स ले रहा हूँ, बड़ी ज्यादा ही किताबें इकट्ठा हो गई हैं, लेकिन मरने के पहले लिखूंगा उस पर।